व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ने वाले हैं, फिर कंटिन्यू करने वाले हैं, वो है चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मेक श्योर कि यार इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, तभी ये चैप्टर पूरा समझ आएगा। एंड जो हमने प्रीवियस की 2 वीडियोस की हैं वो वीडियोस भी आपको देखनी पड़ेंगे, तभी ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होगा कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस चैप्टर में है क्या। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको मैं कैसा लगता हूं, या फिर जो भी आपके मन में फीलिंग है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ भी अगर आपको बोलना है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आप लाइक भी कर रहे हो तो वीडियो को शेयर भी करना जितने ज़्यादा लोग आप जानते हो उन सबके बीच में, जिससे कि वो भी और उनको भी बोलना कि वो आगे शेयर करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का गेम थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है कि वो नोटिफिकेशन भेजता है या नहीं भेजता, लेकिन अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन है तो वो भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स का अगर हम सिंपल मतलब देखें, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, वो किसी भी कंट्री की जो कैपिटल स्टॉक्स होती है उसमें जब भी हम एडिशन करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। हम बात करें, अगर एग्जांपल्स ले हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स या फिर परचेज ऑफ मशीनरी, या फिर हम अपनी इन्वेंट्रीज में हमारी गुड्स ऑफ स्टॉक ऐड हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कैलकुलेट या फिर इंक्लूड की जाती हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम देखें तो वो भी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। पहली आती है मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स वो एडिशन इन कैपिटल स्टॉक होता है जिसमें कि अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन के अलाउंसेस को माइनस नहीं किया है, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस करने से पहले का ये अमाउंट है इन्वेस्टमेंट को लेके। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है पूरे साल की, जो कि हम करते हैं अपने कैपिटल स्टॉक के अंदर, जो एडिशन करते हैं उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। मेरी जो सेकंड तरह की इन्वेस्टमेंट है उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें कि वो एडिशन इन कैपिटल स्टॉक या फिर एक्चुअल एडिशन इन कैपिटल स्टॉक होता है जिसमें कि मैं अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो नेट इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, वो है नेट इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स माइनस डेप्रिसिएशन। अब जहां हमारे डेप्रिसिएशन की बात हुई है, हमने डेप्रिसिएशन की बात शुरू कर दी, तो इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ड्यू टू कई सारे रीजंस होते हैं हमारे। सबसे पहला रीजन हो सकता है नॉर्मल वेयर एंड टीयर, फिर हो सकता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, या फिर हम कह सकते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो इन सब रीजंस की वजह से अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कोई भी रिडक्शन आता है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन का भी आपको एक फॉर्मूला देखना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स माइनस नेट इन्वेस्टमेंट्स। तो जो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा, वो हमारा एक्चुअली में आया है, जो कि डिफरेंस दिखाता है आपका ग्रॉस आइटम्स और नेट आइटम्स के बीच में हमेशा से ही। तो इसी तरह से मैं अपने ग्रॉस आइटम्स की हमेशा एक फॉर्मूला बना सकता हूं, जो कि बनता है मेरा ग्रॉस आइटम्स इज इक्वल टू, अब आइटम्स में कुछ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रॉस आइटम्स इज इक्वल टू नेट आइटम्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा एक ग्रॉस आइटम्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब हमने डेफिनेशन में कुछ टाइम पहले ही कुछ 3 रीजंस को देखा था कि किन किन रीजंस की वजह से आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो हमारा पहला रीजन था नॉर्मल वेयर एंड टीयर। अब जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसका एक रेगुलर उस पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। अब यूज करने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़े आ जाती हैं, एंड वही गड़बड़े जब एक बहुत लंबे टाइम तक आती है तो जो आपकी एसेट की वैल्यू है उसको रिड्यूस करने लग जाती हैं। फिर हमारा सेकेंड रीजन आता है पैसेज ऑफ टाइम। अब जो भी फिक्स्ड एसेट्स है जो कि कंपनी के पास पड़ी हुई है, एंड फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा कंपनी लंबे टाइम के लिए खरीदती है, तो उन फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम रखे तो भी उसमें जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं जैसे कि रेन, विंड, वेदर, तो इन सब रीजंस की वजह से भी जो उसकी वैल्यू है उसमें एक रिडक्शन आता रहता है, एंड उस रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है?
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का हमारा सिंपल मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि एक्सपेक्टेड है कि भैया ये चीज आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगी ही करेगी। तो उसमें हम मेनली चीज को जो डालते हैं वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आपकी फिक्स एसेट्स को लेके टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल पे चेंज हो गई, बिल्कुल ही चेंज हो गई और आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि जब कंप्यूटर्स आ गए थे तो उस टाइम पे जो टाइपराइटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई थी, एंड उस टाइम पे टाइपराइटर खरीदने का फिर कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है जो कि आपकी वैल्यू को रिड्यूस करती है हमेशा ही फिक्स एसेट्स की। तो और वो चीज हमारे डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं अपना डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस के बीच में। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस का पॉइंट है वो है मीनिंग। अब डेप्रिसिएशन होती है हमारी फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एंड हमारी कैपिटल लॉस होती है रेफर्स टू अ लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट्स, क्लाइमेट्स, तो इन सब चीजों की वजह से जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। फिर आता है मेरा सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर लॉस। डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन प्रॉपर क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है हमारा अकाउंट्स में, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी हो सकता है। फिर थर्ड आता है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस में कभी भी हैम्पर नहीं डालता, लेकिन कैपिटल लॉस आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर डालेगा ही डालेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, हम पूरा इन्वेस्टमेंट वाला खत्म करके आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जो भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हो और जो आपको सब्सिडीज मिल रही है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को पहले तो हम ये शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हम एनआईटी कहते हैं। एंड ये एनआईटी फिर वो इन्वेस्टमेंट वाला, ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर होगा हमारा। तो इसीलिए इसको ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि समझ नहीं आया, इसको और बेटर तरह से समझाया जाए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनआईटी, एंड इसका फॉर्मूला होता है एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने एनआईटी के बारे में जान लिया, उसकी डेफिनेशन जान ली। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो तरह के टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है किसी भी प्रोडक्शन के, पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस पे या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जब वो टैक्स इंपोज किया जाता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल, इंडिया में आज के टाइम पे सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इसको थोड़ा सा बेटर तरह से समझते हैं एग्जाम्पल लेके। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में एक यूनिट बनाने के लिए आपको किसी भी कमोडिटी की 500 रुपीज लग रहे हैं, एंड गवर्नमेंट ने उस पर जो जीएसटी लगाया है वो 10% का लगाया है। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 10% का लगाया है जीएसटी। तो अब जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी जो मार्केट में जाके बिकेगी मिनिमम, वो कम से कम आपको 505, तो वो प्राइस आपको 550 कम से कम रखनी पड़ेगी, जिसमें कि 500 है मेरी प्रोडक्शन का कॉस्ट एंड 50 रुपीज है मेरा जीएसटी। क्लियर? अब हम अपने उस फॉर्मूले के नेक्स्ट कंपोनेंट पे भी आते हैं, वो है सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या कहता है? सब्सिडीज वो एक तरह से एडिशनल हेल्प या फिर फाइनेंशियल एड आपको दी जाती है जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत स्मूथली कर सकते हो। एंड जो सब्सिडीज को हम दिया भी जाता है, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उसका मेन एम होता ही ये है कि जो फर्म्स है उनको एनकरेज किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि वो बैकवर्ड रीजन्स में जाके भी अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करे। एंड सब्सिडीज हमारा बिल्कुल ही उल्टा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जो कि एक फाइनेंशियल हेल्प आपको दी जाती है। अगर एक एग्जांपल है, हम प्रीवियस एग्जांपल से ही देखते हैं कि जो कमोडिटी की प्राइस 550 रुपीज थी, अगर उस पर गवर्नमेंट ने 20 रुपीज की सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया तो अब जो उसकी प्राइस होगी वो होगी 530 रुपीज। क्लियर? एंड हम सब्सिडीज को फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं, जैसे आपका मूड हो। एंड अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच में। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम देखें फैक्टर कॉस्ट वो फैक्टर पेमेंट होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाती है जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर जब हम उनसे उनकी फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट।
अब अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, अब मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कि किसी भी कमोडिटी को बेचा जाता है। अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल को देखते हैं तो उसमें जो 500 रुपीज थे वो थे हमारे फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किए हैं, या उसके लिए हमने पे किया है फैक्टर कॉस्ट, तो वो हमारी 500 हो गई फैक्टर कॉस्ट। एंड अगर हम देखें जो मेरी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मेरी हमेशा होती है जिसमें कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, सब्सिडीज को एक्सक्लूड करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो मेरी मार्केट प्राइस आई थी 530 रुपीज। क्लियर। एंड अगर अब हम देखें जो हमारा फॉर्मूला बन के आया मार्केट प्राइस का, वो बन के आया है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर और हम रिफाइंड तरीके से बोले तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने के जो तरीके हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम और बेटर तरह से समझने के लिए जब हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि तब ही हमें एक्चुअली में जरूरत है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने की। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यार ये क्या चीज होती है? ये भी हमारा नेशनल इनकम के लिए या फिर डोमेस्टिक इनकम के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टॉपिक भी पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपको नेशनल इनकम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम डिफाइन करते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम रिसीव करते हैं, उसमें से जब हम माइनस करते हैं अपनी इनकम जो हम पे कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल इसका फॉर्मूला है, या फिर पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म जान लेते, NFIA। NFIA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो है NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। ठीक है। अब हमने जो फॉर्मूला के अंदर देखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम होती है जो कि किसी भी नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है अपनी सर्विसेज को देने के बाद, इन फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, इन सब तरीके से जो उसने इनकम अर्न करी है, और वो इनकम जो वो इंडिया या अपनी कंट्री में ला रहा है, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेक्स्ट है मेरा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का हमारा मतलब होता है ये वो इनकम है जो कि हम नॉर्मल रेजिडेंट्स को पे करते हैं ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के नॉर्मल रेजिडेंट्स को हम पे कर रहे हैं ये इनकम, जब हम उनकी सर्विसेज को ले रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अब हम ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर NFIA जो निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का, मेनली डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम के लिए ही NFIA का सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम देखें कि अगर पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, फिर डोमेस्टिक इनकम के थ्रू हम बाद में अपनी निकालते हैं नेशनल इनकम को, कि कितनी मेरी नेशनल की पूरे नेशन की कितनी इनकम होगी। ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। और अगर मैं इसको और रिफाइंड तरीके से बोलूं तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो इसीलिए हमारी NFIA की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती, क्योंकि हमें नेशनल इनकम अगर निकालना है तो हमें NFIA की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या होती है NFIA की। मेनली NFIA की 3 कंडीशंस निकल के आती है, फिर 3 रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे पहला है कि जब NFIA पॉजिटिव आ रहा है, अगर NFIA पॉजिटिव आ रहा है तो जो हमारी नेट फैक्टर तो जो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ज्यादा है हमारी फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड के। ठीक है। तो तब मेरा केस पॉजिटिव होगा। फिर अगर हम केस देखें नेगेटिव, अब नेगेटिव केस में जो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कम है मेरी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है। तो मेरा केस नेगेटिव आता है। एंड अगर हम देखें जो थर्ड केस है वो है मेरा जीरो या फिर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल केस में जो मेरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है एंड जो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है वो दोनों की दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में मेरा जो कंडीशन निकल के आती है वो आती है कि या तो NFIA जीरो है या फिर NFIA न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है। तो जो मेन हमारा NFIA का फॉर्मूला था वो तो था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
लेकिन NFIA के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है मेरा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब नेट कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ होता है, नेट कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज़ होता है मेरा, एक्चुअली में ये डिफरेंस होता है कि जो मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रहा हूँ बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, एंड जो मेरे पास आ रही है उसके बीच में जो डिफरेंस है, या फिर और अगर बेटर तरह से बोले तो जो पैसा मेरे पास कंपनसेशन के फॉर्म में आ रहा है एंड जितना मैं कंपनसेशन के फॉर्म में बाहर पैसा दे रहा हूं, तो वो आता है मेरा नेट कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज। एंड नेट कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज के अंदर कई सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं, या फिर इन काइंड होती हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको कि हम और डिटेल में जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज से जो इनकम आ रहा है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स है जो कि बाहर बिजनेस कर रहे हैं, वो जो इनकम इंडिया में ला रहे हैं, वो सारी की सारी जो इनकम है उसमें से जितनी भी इनकम इंडिया से बाहर जा रही है, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम टर्म्स में इनकम बाहर जा रही हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में हमारी इनकम बाहर जा रही हो, तो उन सबका जो डिफरेंस होता है वो आता है मेरा यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड यहां पे जो इनकम के फॉर्म्स होते हैं वो आते हैं मेरा रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। ये सब कुछ इनकम के फॉर्म्स होते हैं जो कि या तो बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर से अंदर आ रहे हैं कंट्री के। थर्ड मेरा कंपोनेंट आता है नेट रिटेन अर्निंग्स। अब नेट रिटेन अर्निंग्स का जो मेन डेफिनेशन है वो है डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज इन अब्रॉड एंड रिटेन अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन आवर कंट्री। जो कि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बाहर की कंपनीज की रिटेन अर्निंग है, उससे माइनस कर देते हैं हम जो कि रेजिडेंट कंपनीज है जो कि अब्रॉड में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो हमारी निकल के आती है नेट रिटेन अर्निंग। एंड अगर हम सिंपली देखें तो NFIA का जो फॉर्मूला एक और बन के आया है वो है NFIA इज इक्वल टू नेट कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस नेट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, दैट्स इट। सो हियर इज अ रीकैप। तो आज के चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, फिर इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट्स या फिर डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या क्या निकल के आते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में हम क्यों देते हैं। फिर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस हमने देखा कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। उसमें मेनली दो कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हमने इन दोनों का भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखा कि ये क्या होती है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका यूज है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे एंड हमने इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक देखा, फैक्टर कॉस्ट एंड या फिर फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, की क्या होती है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर हमने आज का लास्ट टॉपिक देखा, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने उसका मीनिंग देखा, मीनिंग समझा, फिर सिग्निफिकेंस देखा कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस होती है, हमने ये भी देखा। फिर हमने ये चेक किया कि इसके केसेस कैसे कैसे निकलते हैं, इसके 3 केसेस निकलते हैं, वो भी हमने पढ़े कौन कौन से हैं। अगर आपको पढ़ना है तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें कि फिर हमने देखा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड यहां पे हमारी जो वीडियो है या जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो चैप्टर फाइनली खत्म होता है। एंड इस चैप्टर को पूरे इन तीनों वीडियोस की सीरीज को लेकर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखो, बताओ मुझे कि सर ये डाउट है, हमें ये समझ नहीं आया, मैं उसको और बेटर तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले मैं फिर से बोल दूं यार कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो इसके नीचे, एंड सब्सक्राइब तो करो ही करो बिल्कुल, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। एंड एट लास्ट, या जाने से पहले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।